जब भी आप केमिस्ट्री की बात करोगे मोल कंसेप्ट आएगा ही। जो मैं करवा रही हूँ वो थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़े इजी हैं। बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से जाना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो द वे, बट ये 11th क्लास के बच्चों के लिए काफी हाई हो जाता है, इसीलिए जे इज डिफिकल्ट। यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत थी, क्वेश्चन काफी ही इजी। माई टास्क इज नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू बट टू मेक इट इजी बाय गिविंग यू ट्रिक्स। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, योर वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड स्वागत है आप सबका हमारे फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट अवेटेड सेशन में, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। हाँ, मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड करे हैं एंड आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि मैम कब हम जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑब्वियसली वही तो हमारा टास्क है, बट मैंने आपको अपनी पहली क्लास से ही बता दिया था कि जब भी हमें किसी चीज के लिए प्रॉपर वॉर पे अगर जाना है तो रूल्स का आइडिया होना चाहिए। तो अभी तक जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं, हमने पूरा आइडिया ले लिया था कि वॉर में कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। तो आप सबके पास वो सारे रूल्स का एक होना चाहिए पेपर जिसपे सारे रूल्स मेंशन्ड हो, एंड मैं आज की क्लास में करवाऊंगी भी। आज की क्लास का फोकस क्या रहेगा, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम कैसे ट्रिक्स में सॉल्व करते हैं ताकि हमें कम से कम टाइम लगे एंड हमारा जो आंसर है वो सही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विद सम समरी। अगर मैं बोलूं कि हमें पहले वार्म अप होना पड़ेगा, अगर जिम जाते हो एक्सरसाइज करते हो तो पहले वार्म अप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आज हम पहले ये 5 to 10 मिनट्स में डिस्कस करेंगे कि क्या करा था फुल चैप्टर में। वी स्टार्टेड दिस लेक्चर के रूल्स सीखने हैं हमें जो सारी केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं। वी स्टार्टेड लर्निंग विद मैटर, कि मैटर क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। जैसे मैंने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आपसे AZT की फुल फॉर्म पूछी थी, अगर याद हो तो। जेप्टो का मैंने पूछा था 10⁻² कितना होता है, तो बहुत लोगों ने, आई अप्रिशिएट दैट, बहुत लोगों ने मुझे बताया 10⁻21, दैट वाज द राइट आंसर, एंड कुडोस टू एवरीबॉडी हु गेव दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अभी मैटर से जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें मैटर की क्लासिफिकेशन के 2 मेथड थे, या तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे करो या केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो दोनों में हमने देखा सॉलिड, गैस, लिक्विड, काफी इजी था। बट जब हम इधर आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, तो हमारे पास आती है प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात। जो प्योर होते हैं ना, उसमें हमने एलिमेंट एंड कंपाउंड की बात करी है। तो आई होप जिन्होंने मेरे लेक्चर अटेंड करे हैं उनको ये तो क्लियर है कि वाटर क्या है। मुझे बहुत लोगों ने बोला भी कि मैम ये तो कंपाउंड है, ये तो मॉलिक्यूल है, बट अभी क्लियर है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि वाटर का मॉलिक्यूल बना है तो वो 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, बट ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, है ना, बट वाटर इज अ कंपाउंड। तो वो सारी चीज़ें हमने अपने फर्स्ट लेक्चर्स में देखी हैं। फिर हमने ये देखा कि कैसे उनके बीच में कंपाउंड्स की भी आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टी और नमकीन वाली एग्जाम्पल याद हो तो हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस की भी बात हमने करी थी। याद रखना है कि इनके बेसिस पे क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब आप सरफेस केमिस्ट्री करने वाले हो, बट घबराना नहीं है, उसमें अभी हम नहीं जाने वाले। फिर हमारा कंसर्न था कि हमें कैसे पता कि वाटर का मास कितना है, कैसे मेजर करते हैं एटॉमिक मासेस हाइड्रोजन का या किसी भी एलिमेंट का, एंड उनके सारे तरह के फॉर्मूला मासेस, एवरेज एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, मोलर मासेस, ये सारी टाइप को हमने अच्छे से करा था। एम्पिरिकल फार्मूला भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट वो बोर्ड के एग्जाम के लिए आ जाती है, तो मैंने आज के लिए ऐड नहीं करा है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मोल कंसेप्ट जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फुल केमिस्ट्री, नॉट जस्ट दिस लेक्चर या दिस चैप्टर। जब भी आप केमिस्ट्री की बात करोगे मोल कंसेप्ट आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या करा है, आई हैड मेड इट इजी फॉर यू। आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल दी रूल्स जो आपको यूज करने हैं। रूल्स क्या, वॉर के जो मैं रूल्स बता रही थी, है ना। तो ये यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं मोल कंसेप्ट में जो यूज होने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। हाँ, यूनिटरी मेथड का लॉजिक लगाना कभी नहीं भूलना है, बट ये सारे रूल्स आपको रटे हुए होने चाहिए। बट ये रटते कब हैं, जब ऐसी एक फॉर्मूला से सिमिलर 30-40 एग्जाम्पल्स करते हो। ऐसे क्वेश्चंस 120 प्रॉब्लम्स कर ली, सब आ जाएगा, ठीक है। सो ये मोल कंसेप्ट के कुछ रूल्स हैं। हमने मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की भी बात करी। इफ यू रिमेंबर, कंसंट्रेशन
टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स का मुझे बता सकते हो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने करी है, एंड मेरी फेवरेट कौन सी थी, एंड आप अपनी फेवरेट भी बताना। बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। तो जब आप जेई के पेपर का एनालाइज करते भी हो ना, सो आप देखना क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं इस चीज़ पे, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलैरिटी पे, मोलैरिटी पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो जब भी प्रैक्टिस करने बैठना है, मेक श्योर कि यू आर लर्निंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन एंड स्टोकियोमेट्री। अब जब स्टोकियोमेट्री की बात आती है, व्हाट इज स्टोकियोमेट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोकियोमेट्री है क्या? जैसे मैंने एक रिएक्शन बोला, यहाँ पर x है एंड y है, x मिलकर कुछ y बना रहा है ना, x मिलकर कुछ y बना रहा है, या x प्लस y मिलकर z बना रहे हैं, या आप कुछ भी ले सकते हो, एनी हाइपोथेटिकल कंडीशन यू अज्यूम। तो ये पूरा रोड मैप है विच इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे स्टोकियोमेट्री जो है आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, जैसे आप याद रख सकते हो, अगर तो वो गैस है तो आप वॉल्यूम की टर्म में लेते हो कि अच्छा 1 मोल मतलब 22.4 लीटर मैंने x ली है, और मेरे पास 22.4 लीटर ही मेरे पास क्या बना है, मोल्स ऑफ y, है ना। वो एक मोल का मतलब क्या है, 22.4 लीटर ऑफ y मेरे पास बन गया है। ऐसे ही अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बोलूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में, तो मेरे अगर एक मोल की बात हो रही है तो 6.022 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और y के इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर पार्टिकल क्यों मेंशन करा है? जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे उनको आइडिया होगा। तो बताओ यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स क्यों मेंशन करा, जल्दी से बताओ, आई विल ऑल्सो टेल। हाँ, अगर मुझे बताना हो कि कितना, अगर मैंने 4 मोल लिए और मुझे जानना है कि 4 मोल ऑफ एक्स का मास कितना है, सो मुझे क्या करना है, उसको मोलर मास से कर दो, फिर आप मल्टीप्लाई, आपके पास मास आ जाएगा। ये सब ऐसे समझना इजी नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों के पास सुपर पावर होती है, वो एज इट इज इसको याद कर लेते हैं, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल कि ये सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, ये पूरा माइंड मैप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको किसी माइंड मैप की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बट अभी जस्ट हम इसको समराइज कर रहे थे, तो दैट इज वाई आई हैव मेंशन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, सभी तरह के मोलर मासेस, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोल कंसेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री। ये 4 चीजें हैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपका कंसर्न ये रहना चाहिए, आपको नीट के स्टूडेंट के जैसे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले। क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट एंड ट्रिकी। प्लस आपको पता है 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड भी रहते हैं, तो हम वो भी अप्रोच करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एज वेल जिनमें ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए रेडी, अभी हम करते हैं स्टार्ट इस चीज से, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो में जब मैं कर रही हूं उससे पहले आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं तो सॉल्व करूंगी, बट आपका भी होना चाहिए कि लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन पहले। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मोल कंसेप्ट समझ में तो आ चुका है, सारी चीजें आ गई हैं, फॉर्मूलाज लिख लिए जैसे मैंने बोला था, बट क्वेश्चन सर के ऊपर से जा रहा है। बहुत लोगों के पास ऐसा होगा जिनको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा केमिस्ट्री में। घबराना नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, यू गाइज आर इन 11th क्लास, सो इट इज माई टास्क टू टेल यू पीपल हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो आई विल बी बिहेविंग लाइक अ स्टूडेंट जो अभी अभी 11th क्लास में हुआ है एंड फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है। सो वट कैन आई डू, आई कैन रीड इट एटलीस्ट। सो to neutralize completely 20 ml of 0.1 molar, कैपिटल एम का मतलब क्या है, मोलर, मोलैरिटी बताई है, कंसंट्रेशन बताने का तरीका है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला भी उन्होंने दे दिया है। वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर एक्वस KOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड ये जो फॉर्मूला है आई विल टेल यू, और ये मैंने येलो यहाँ पे लग गया है, बट दिस इज नॉट द ऑप्शन, ओके, ये सही नहीं है, वी विल सॉल्व इट। सो अब आपको पता है, जिनको पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दे कैन ट्राई सॉल्विंग इट। एंड मैं बता देती हूँ, जिनको लग रहा है ना कि उनको आता है, वो भी यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए कि क्या इक्वेशन है। यहाँ पर क्या है, H3PO3 गिवन है, तो H3PO3 जब रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इट इज रिएक्टिंग विथ KOH, 2 KOH।
ओके, अब क्या बन रहा है, K2HPO3 प्लस, अब क्या बचेगा दूसरी साइड में, प्लस 2 वाटर, प्लस 2 वाटर बन रहा है. तो इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? यस. तो ये इक्वेशन क्या हो चुकी है मेरे पास, बैलेंस्ड इक्वेशन है. अब मेरे पास फॉर्मूला नॉर्मली क्या रहता है, m1v1 इक्वल टू m2v2. तो इसका मतलब क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूट्रलाइज का मतलब क्या रहता है, न्यूट्रलाइज का मतलब एक तरफ आपने बहुत ही गर्म पानी ले लिया, एक तरफ आपने बहुत ही ठंडा पानी ले लिया, अब दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो किस पॉइंट पे जाके पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, मतलब 0 से लिया 100 पे लिया, कब जाकर वो 50 पे आएगा, जो कि आपके लिए नॉर्मल नहीं है, बट स्टिल वो मिडल में कब आएगा, तो कितनी उनकी वैल्यू लगी वो है. एक तरफ आपने एसिड डाला, एक तरफ आपने बेस डाला, तो कितना यूज हो रहा है, दैट इज द क्वेश्चन नाउ, है ना. अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बताता है कि दोनों की मोलैरिटी इक्वल हो चुकी है, दोनों की वॉल्यूम आप निकाल सकते हो. सम टाइम आपको ये मिसिंग रहता है, सम टाइम आपको ये मिसिंग रहता है, तो बाकी 3 चीजें गिवन रहती हैं. जैसे यहाँ पर मुझे बताया है 20 ml ऑफ 20 ml, तो मतलब ये तो वॉल्यूम दी है 20 ml, और 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, तो मुझे यहाँ पर ना 0.1 मोलर पुट करना है कि नहीं, 0.1, और उस साइड पूछा है कि कितनी वॉल्यूम लगेगी इसकी, 0.1 मोलर KOH की भी दे रखी है कंसेंट्रेशन, बट इसकी वॉल्यूम कितनी लगेगी, दैट इज समथिंग विच इज नॉट टोल्ड टू मी. सो अब मुझे पता है आप लोग क्या गलती करने वाले हो, आप इसी को डिवाइड कर दोगे एंड आपके पास इनमें से कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, आप चूज कर लोगे. बट अब यहाँ पर ट्रिक है, देखो जेई में इतना इजी क्वेश्चन तो देने नहीं वाले. ट्रिक इज, उनको पता है यहाँ पर H3 थे, यहाँ पर कितना बचा H1, तो कितने हाइड्रोजन यूज हुए, 2. सो इसके अगर बात करें इक्विवेलेंट वेट की, या कितने हाइड्रोजन वो दे रहा है, दैट इज डबल. तो यहां पर मैं लिख भी सकती हूं 1 मोल जो है ना H3PO3 का, वो 2 मोल किस चीज की, KOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वो डबल कर रहा है ना. सो मुझे यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. करने के बाद अब मेरे पास जो आंसर है वो आएगा 2 इंटू 0.1 इंटू 2.1, है ना. अब ये कैंसिल हो जाएगा, सो ये कितना आया, 40 ml. तो ये जो 40 ml है दैट इज द राइट आंसर. तो कौन सी ऑप्शन सही है यहाँ पर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है. सो अब ये आंसर, आपका आंसर कुछ और भी आ सकता था, आपका आंसर यहाँ पर 20 भी आ सकता था, वो गलत होता. ओके. अब इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर भी आपको दे दिया है. दिस इज द डिटेल सोल्यूशन जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जिसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है, उसमें आपको ये पूरी पीपीटी मिल जाएगी. बट प्लीज इसको देखने से अच्छा, अब अगर मैं सीधा आपको ये दिखा देती तो चीजें नहीं समझ आती, बट नाउ हियर इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. तो ज्यादा अगर मुझे ये बिना एक्सप्लेन करे सॉल्व करना होता, आई कुड हैव डन इट वेरी इजीली, राइट. सो अब यहाँ पर फिर से समझा देती हूँ, ओवरऑल देती हूँ. जब रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन आ गया ना, हमेशा ये इक्वेशन यूज होगी. कुछ ना कुछ जो मिसिंग है वो देखना है हमें कि क्या मिसिंग है. यहाँ पे V2 मिसिंग था, है ना. V2 मिसिंग था कि कितनी वॉल्यूम लगेगी बेस की. एंड नेक्स्ट आपका कंसर्न क्या है, देखना कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं या बेस कितना यूज हो रहा है. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपका आंसर इज डन. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर. कोई डाउट आता है ना, पूछ लिया करो, इधर ही कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, या यू कैन आस्क मी इन अ टेलीग्राम ग्रुप एंड लाइक कर दो अगर समझ में आ गया हो तो. ओके, अब समझ में आ गया. कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके. सो दिस क्वेश्चन इज सुपर इजी, बहुत इजी है, बट उन्होंने ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया. अब ऑप्शंस में कैसे कंफ्यूजिंग है, चलिए रीड करते हैं. ये भी 2002 में आया हुआ है क्वेश्चन. नंबर ऑफ एटम्स इन 558.55 वॉट ग्राम आयरन, और उसका एटॉमिक मास भी दे दिया है. उन्होंने ऐसे ही लिखा है, हमें अज्यूम कर लिया कि वो ग्राम्स में है. अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हो, फिर से अटक गए. ये क्वेश्चन आते हैं मोल कंसेप्ट में से.
तो जब मोल कंसेप्ट की बात होने वाली है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यहाँ पर देखो वापस जाकर वहां पर देखना है कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सो यहां पर नहीं करती, अगली स्लाइड पे चलो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, लेट्स डू इट। नंबर ऑफ मोल्स, सबको फॉर्मूला पता है, चलो लिखकर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आ रहा है। ऊपर कितना रहता है, मास बाय एटॉमिक मास। सो इसमें मास कितना गिवन है, 558.5। एटॉमिक मास कितना गिवन है, 55.85। तो ये तो बड़ा इजीली कैंसिल हो गया, आपके पास आ गए 10 मोल, 10 मोल आ गए। एंड नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, जस्ट 10 मोल को मल्टीप्लाई कर दो 6.022 10⁻23 से, इतना एटम है। अब ये पता कैसे आता है, इट्स लाइक एक डजन में 12 बनानाज हैं, एक डजन में 12 बनानाज हैं, तो 10 डजन में कितने होंगे, आपको पता है 12 को मल्टीप्लाई कर देना 10 से। तो वही चीज मैंने करी है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए, अब मुझे निकालने थे नंबर ऑफ एटम्स। मुझे पता है एक मोल में इतने एटम्स हैं, तो 10 में कितने होंगे, मल्टीप्लीकेशन। जिसको वो नहीं समझ आया, ये समझ आ रहा है, एक डजन में 12 बनानास, तो 10 डजन में कितने होंगे, 12 × 10 120, है ना। अब हमारी ऑप्शंस जो है ना, दे आर नॉट दिस, वो ऑप्शंस में ये नहीं गिवन, ऑप्शंस में कुछ और गिवन है। तो ऑप्शंस में सीधा मल्टीप्लाई करा हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना, टोटली गलत है। अब नेक्स्ट, हाफ ऑफ 8 ग्राम ऑफ He। हाफ ऑफ 8 ग्राम ऑफ He का मतलब क्या है, He क्या है, हीलियम। हीलियम का 8 ग्राम, क्या उसमें भी सेम एटम्स होंगे, ये चीज ध्यान से समझना। चलो इसको मैं यहीं पे करती हूँ। हीलियम का मास कितना है, एटॉमिक मास, इट इज 4 ग्राम। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास। देखो आप अभी तक जितने 4 लेक्चर्स हो गए हैं, तो इतना मैं ज्यूम करती हूँ कि आपको पता है कैसे ये टर्म्स का मतलब क्या है। मुझे फुल फॉर्म्स में नहीं लिखना पड़ रहा, ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ। तो मास कितना गिवन है, 8, मोलर मास कितना है यहाँ पर 4, तो ये तो आ गया 2। सो ये 2 को 6.022 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इतने एटम्स होंगे, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, इतने तो नहीं है, वो 10 × 10⁻23 है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत हो गया है मेरे पास। ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। अब कार्बन के 60 ग्राम में चलो बात करते हैं, कार्बन का मास कितना रहता है, दैट इज, वेट अब यहीं पे कर दूं सॉल्व, चलो यहाँ पे करते हैं। कार्बन का मास कितना रहता है, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन, दैट इज 12, और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। N इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, और कार्बन का कितना दे रखा है उन्होंने, दे हैव टोल्ड यू ट्वाइस दैट ऑफ 60 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, वेरी इजी टू सॉल्व। यहाँ पर 60 ग्राम दे रखा है, आपको पता है 12 ग्राम मास रहता है कार्बन का। अब 60 को 8 से कैंसिल कर दो, आपके पास क्या आता है 5 मोल्स। 5 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, मल्टीप्लाई करो इसको 6.022 10⁻23 से, इतना है। तो कितना आया 5 इंटू, इसमें कितने हैं 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और आयरन के केस में कितने थे, इस केस में मैंने कितने निकाले थे 10 इंटू 6.022 10⁻23 एटम्स। इसमें 5 है, इसमें 10 है, इसमें 5, इसका डबल कर दो तो आंसर आएगा, इसका डबल कर दिया ट्वाइस दैट, सो ये आंसर था। सो ये समझ में आया, दिस वाज द आंसर। तो इतना टाइम यूज नहीं करना होता है, मुझे पहली ऑप्शन देखकर ही पता चल गया था। तो कैसे पता चलता है, दैट इज ओनली विद प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप ये क्लियर हो जाता है। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या था, आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद करना है, एक तो यूनिटरी मेथड एंड सेकंड दिस बनाना वाले एग्जांपल याद रख लो, ठीक है। ये 2 चीजें अगर याद हैं, यू कैन इजीली डू। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही थी तो दोबारा से समझा देती हूँ। आपको उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, आपको पता है पहले अगर मास दे रखा है मोलर, आप उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। मैंने निकाले नंबर ऑफ मोल्स, उसके 2 या 5 या 10 आ गए थे।
अगर एक मोल में 6.02 टू 10⁻23 एटम्स हैं तो 10 मोल्स में कितने होंगे? तो उसको डायरेक्टली पूछने से नहीं पूछा उन्होंने क्या करा, थोड़ा घुमा दिया, क्योंकि जेई का एग्जाम है, ठीक है। सो जेई में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. दिस इज हाउ यू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर माय फेवरेट. अब जिनके ऊपर से जा रहा होगा वो आप एक बार सोल्यूशन ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन भी है. आपको क्या करना है, गिवन मास सीधा उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. कार्बन के नंबर 5 ऐसे आंसर आ गया था. दे हैव गिवन यू द सॉल्यूशन. आई विल प्रोवाइड दिस अगेन, आई एम टेलिंग यू, सो डोंट वरी. आपको के लिखने में थोड़ा टाइम चाहिए, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट द पीपीटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, ठीक है. और ये जेई में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. इट वाज इन 2013. तो मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, दो सोल्यूशन मिक्स करे हैं HCl के ही. अब दोनों की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज डिफरेंट. ये है 0.5 मोलर, ये है 2 मोलर. और आपको पूछा है कि दोनों का 750 एंड 250 मिक्स करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू. तो क्या आंसर आता है, हाउ डू वी कैलकुलेट इट. इसके लिए फॉर्मूला रहता है M1V1, जो मेन M आती है दैट इज M1V1, M2V2 एंड V1V2, क्योंकि सोल्यूशन तो एक ही बना ना. सो दिस इज हाउ यू डू. बाकी सारी चीजें गिवन है, तो पहले मैं लिख भी लेती हूँ. M1 क्या गिवन है, 0.5 मोलर. M2 क्या गिवन है, 2 मोलर. बस वो चीजें पुट कर लो. 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 750 प्लस 2 मोलर प्लस 250 ml. अब ये तो नीचे 750 प्लस 250 है, ये क्या हो जाएगा 1000, है ना. एंड आपके पास आंसर आ जाएगा. दिस इज समथिंग यू कैन कैलकुलेट. और इसका आंसर मैं दिखा भी देती हूँ. कैलकुलेशन पार्ट से इजी है जो दिस पार्ट. ओके, सो यू आर गेटिंग 0.875 आंसर. ओके, सो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.875. देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, मुझे टाइम भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने में. एंड दिस इज द आंसर, राइट. ए ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर. सिमिलर कोई था, वो थोड़ा बहुत था सिमिलर, ये तो नहीं आएगा. सो आपको ख्याल किस चीज का रखना है कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. या तो आपको न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं, एंड ये जेई में ही आते हैं, ये नीट में नहीं आते, ना ही बोर्ड में आते हैं. ये फॉर्मूलाज हायर लेवल के रहते हैं जब आप कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल्स करते हो. दैट इज व्हाई जेई एग्जाम इज बिट डिफिकल्ट देन अदर एग्जाम्स. जो गिवन है पहले वो लिख लो, फिर फॉर्मूलाज की लिस्ट में देखो, इसको भी ऐड कर लो, एंड देन यू जस्ट डू द कैलकुलेशन पार्ट. इजीली यू आर गेटिंग द आंसर. ओके, डन विद अनदर क्वेश्चन. ओके, हियर इज द सॉल्यूशन एज वेल. सो जो सॉल्यूशन मेंशन करे हैं दे आर सॉल्व विद सम अदर मेथड्स एज वेल. जो मैं करवा रही हूँ वो थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़े इजी हैं. बट अगर आप बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से जाना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो द वे. दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है. ओके, अभी आज की क्लास में ये सारे न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, तो ये मत सोचना कि मैम आप बात नहीं कर रहे हो मेरे साथ, या आज हम एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे. एग्जाम्पल्स होती हैं जब हम थ्योरी करते हैं, तो यहाँ पर थ्योरी नहीं है, जस्ट न्यूमेरिकल्स हैं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस पार्ट. सो दिस वन शॉर्ट वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर जेईई एग्जाम. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. सो इसमें क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर. अब सीधा क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने पूछा वाटर में तो एक ऑक्सीजन है, दैट इज 1 एटम. और इन्होंने पूछा है कि इसके 3.6 मोल में कितनी ऑक्सीजन होगी. हे भगवान, मेरे बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग चीज रहती है ये. सो इट इज वेरी इजी. तो कैसे करते हैं, देखो मास दे रखा है ग्राम्स में, तो आपको ग्राम्स में लाना पड़ेगा इसको. अगर वो मोल्स में दे रखा है तो आप या तो वो कर लो, या ग्राम्स को मोल में ले आओ या मोल्स को ग्राम्स में ले आओ. लेट्स डू वन थिंग. सो मुझे पता है H2O 1 मोल है. 1 मोल ऑफ H2O, इसमें कितने ऑक्सीजन है, एक ही तो मोल है. 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन. अब 3.6 होते तो कितना होता, अगेन यूनिटरी मेथड, 1 डजन में 12 बनानास हैं, तो 3.6 डजन में कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा. of hydrogen water contains 3.6 moles of oxygen.
पहले ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई सिंपल यूनिटरी मेथड से। जिसको ये समझ नहीं आता फिर से बनाना वाले एग्जाम्पल हो या सॉक्स वाले एग्जाम्पल हो, एक पेयर में 2 सॉक्स हैं, तो 3.6 पेयर में कितनी होगी, या 4 पेयर में कितनी होगी, 8 बोल देते हो, इसको मैं 4 ही ले रही हूँ। सो दैट इज हाउ यू डू इट। अब आपके पास मोल्स आ गए। नाउ यू नो द फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला इतनी बार यूज होने वाला है कि रटना ही नहीं पड़ेगा आपको, आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे आपको 1 to 3 याद है ना, ये फॉर्मूला वैसे याद रहता है जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए 3.6 है। मास कितना है इसका, अब मास आपको पता नहीं, वही तो उन्होंने पूछा है अमाउंट। सो मास आपको पता नहीं, मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है, दैट इज 16। सो आपको क्या करना है, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिंपल मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 16। सो आपके पास क्या आंसर आता है, आई विल जस्ट चेक, 57.6 ग्राम। सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यू आर गेटिंग 57.6 ग्राम। एंड कौन सी ऑप्शन सही है, दिस ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो हाउ डिड वी सॉल्व इट, वी जस्ट सॉ कि हमें अभी क्वेश्चन में कैसे समझना है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। आप हमेशा कहते हो PYQ सॉल्व करते हो, ये सोच के नहीं करते कि सेम क्वेश्चन आगे आ जाएगा। वी यूज दिस ओनली टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने मेथड यहाँ से सीख लिया कि फॉर्मूला से मुझे उसके मोल्स पता चलेंगे, मोल से उसका मास निकालना है। ओके, वो चीजें तब तक नहीं पता चलती जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करते हो। जब तक बुक से देखते रहोगे, फॉर्मूलाज देखते रहोगे, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, बट दिस इज ईजी टू ओनली दोज पीपल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड करनी छोड़नी भी नहीं है। कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, सो इसका मैंने मेथड यहाँ पे मेंशन भी कर दिया सोल्यूशन कि 1 मोल में 1 मोल ऑक्सीजन है, 3.6 मोल ऑफ वाटर में 3.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 3.6 का कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गेटिंग द आंसर। चाहे मोल कंसेप्ट यूज कर लो, चाहे आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा दो, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिर से न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है। मैंने देखो जस्ट मैंने नजर भर के देखा और मुझे पता चल गया। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट टू बी दिस मच कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा खुश है, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक बहुत ही ज्यादा गुस्से होकर आया था, उसका मूड नॉर्मल हो गया। एक बहुत ज्यादा हंस रहा था, खुश होकर आया था, उसको भी बेचारे को थोड़ा सा सैड कर दिया, है ना। तो वही चीज हो रही है। बट देयर इज सम कैच इन दिस क्वेश्चन। कैसे होगा, बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे ही मार्क्स कटवाते हो ओवर कॉन्फिडेंट होकर, जो हमें नहीं होना है। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 में आया था सेकंड शिफ्ट में। ओके, सो फिर से क्या दे रखा है आपको, 25 ml ऑफ HCl को आप चाहिए था 30 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। बट उन्होंने पूछा कि अब कितना HCl चाहिए होगा अगर मुझे NaOH से टाइट्रेट करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सिंपली इससे पहले निकाल लेते हैं HCl कितना चाहिए होगा, उसकी मोलैरिटी। पहले मैं बताती हूँ कैसे अप्रोच करते हो आप लोग क्या करते हो, M1V1 M2V2 ये फार्मूला सबसे पहले लिख लो। जब भी न्यूट्रलाइजेशन कभी वर्ड आ गया ना बीच में, व्हाट इज दी न्यूट्रलाइजेशन, ये टाइट्रेशन का मतलब भी यही होता है। आप ठंडे में गर्म मिक्स कर रहे हो, वो मतलब सेम ही है दोनों का। ठीक है, अब वो करने के बाद अब यहाँ पर आ रहा है फॉर्मूला न्यूट्रलाइजेशन का, ये न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूला है। सो अगर मैं करूं जो गलत मेथड है, पहले मैं वो बता रही हूँ। 25 ml कितनी मोलैरिटी पता नहीं, दूसरे की यूज हो रही है 30 ml मल्टीप्लाइड बाय 0.1। हाँ, ये इधर उधर आएगा, तो आप इससे M1 निकाल लेते हो, तो जो आंसर आता है दैट इज रॉन्ग। वो आंसर जो आ रहा है ना यहाँ पे, वो रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा, क्योंकि आपने फिर से, अच्छा बताती हूँ, फिर से आपने यहाँ पर वो चीज़ नोटिस नहीं करी इक्विवेलेंट वेट की, कि वो कितने बेस या हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है या OH नेगेटिव डोनेट कर रहा है। यहाँ पर फिर आपके पास जो
1 आती है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके वॉल्यूम निकाल लेते हो, तो ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा ना, जो यहाँ से गलत आ गया। हमें यही सारी गलतियां अवॉइड करनी है। तो कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि इसका राइट सोल्यूशन क्या होगा एंड आंसर क्या आ सकता है? जरूरी नहीं है ऑप्शंस देखनी है आपको। क्या करना है, लेट्स डू इट। ओके, सो चलिए बुक के हिसाब से जैसे मेथड यूज करते हैं, लेट्स यूज दैट मेथड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl should be equal to equivalent weight of Na2CO3, है ना। अब मुझे तो इधर इसकी मोलैरिटी निकालनी है, इसकी कंसंट्रेशन ही चाहिए। मेरे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज N/V इंटू 1000, नॉर्मली ये रहता है। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है 25 ml 1000 और लीटर में हो तो मोलैरिटी इंटू 1, HCl का जो इक्विवेलेंट वेट है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हाइड्रोजन देता है ये। बट इन केस ऑफ Na2CO3 ये डबल हो जाता है। यहाँ पर क्या है 30/1000 इंटू क्या दे रखा है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में Na2 है, डबल है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे अब इसको सॉल्व करना है। कैन यू गाइस डू दैट? ये फॉर्मूला इरेज कर देती हूँ। आपका टास्क क्या है, जस्ट टू ब्रिंग दीज टर्म्स हियर एंड देयर। आप क्या कर सकते हो, 30/1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इंटू 2, ये 1000 की टर्म को उधर ले जाओ, 1000 की टर्म ले गए एंड डिवाइडेड बाय 25, ये कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पर तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। यहाँ पर 0.2, मेरे पास कितना आया 6/। ओके, ये करने के बाद मेरे पास इसको रीअरेंज करना है एंड आई एम गेटिंग m इज इक्वल टू 6/25, ये आंसर आ रहा है मेरे पास। ओके, ये मोलैरिटी आ रही है, अब मैं इसको चेंज नहीं कर रही। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट आई नीड डिफरेंट इंफॉर्मेशन, M1V1 M2 V2। तो ये है HCl के लिए, दिस इज फॉर HCl एंड दिस पार्ट इज फॉर NaOH। अब NaOH जो है वो तो एक ही है, उसका कोई इक्विवेलेंट वेट में चेंज नहीं आ रहा। वहां पर सिंपल हो जाती हैं चीजें। 6/25 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितनी दे रखी है, दैट इज समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट, एंड उसका कितना दे रखा है 0.2 मोलर मल्टीप्लाइड बाय 30। इसको सॉल्व करना अब आई गेस इजी हो जाएगा। 0.2 इंटू 30, अब ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 25। इसकी कैलकुलेशन करके देखो, व्हाट आर यू गेटिंग, you will be getting 25 answer. Okay, you will be getting 25 answer here. 25 ml. Okay, this is the answer you should be getting in this part. So मेरे पास आंसर कितना आता है, A option is the राइट आंसर। ये क्वेश्चन में ओवरऑल क्या ध्यान रखना था कि जो ऊपर वैल्यू दी है Na2CO3 को, उसका ख्याल रखना है नीचे NaOH है। दोनों बेसिस डिफरेंट हैं तो कैलकुलेशन डिफरेंट होंगी। इधर से आप मोलैरिटी निकालते हो, वो आप यहाँ पे पुट कर रहे हो। दिस इज द ओनली ट्रिकी थिंग, एंड ये चीजें क्लियर होती हैं, अगेन मैं सेम चीज बोल रही हूँ, विद प्रैक्टिस ओनली। ओके, कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दैट यू गाइस सॉल्व। मैंने ये यहाँ पर भी लिख दिया है सोल्यूशन। आपका पार्ट क्या होना चाहिए, दोनों का इक्विवेलेंट वेट इक्वल। अब यहाँ पर मैंने निकाला मोलैरिटी, दोनों के कितने इक्विवेलेंट्स लिए थे, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इक्वल करके वॉल्यूम मेरे पास आ गई। डन। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये तो बहुत ही इजी है भाई, बहुत ही ज्यादा इजी, 2021 में आ रखा है। एंड ट्रिक इज आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पता होने चाहिए। तो ये तो जिसने फिजिक्स में करा है या केमिस्ट्री में करा है सेम ही चीज है। यहाँ पर क्या रूल फॉलो होता है, चलो आई एम गिविंग यू सम सेकेंड्स, आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आई विल मेक इट इजी फॉर यू, या थोड़ा डिफिकल्ट भी कर देती हूँ। आई कैन गेस इसमें कितने हो सकते हैं, इसमें 5 भी हो सकते हैं, इसमें 1 भी हो सकता है, इसमें 8 भी हो सकते हैं, इसमें 10 भी हो सकते हैं।
सो ये सारी ऑप्शंस है, तो इन क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस नहीं दी होती, सो यही थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. दिस इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट. सो इट इज सुपर इजी जिनको रूल्स पता है. ये सारे कंसीडर होंगे, ये सारे ही सारे कंसीडर होंगे मेरे पास, ठीक है. सो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हैं वो आपको रूल्स के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए. अगर ये पीछे डेसिमल नहीं होता और इसके पीछे 2 भी नहीं होता तो मैं इग्नोर कर भी देती, बट अभी डेसिमल भी है, उसके लेफ्ट साइड भी है, उसके राइट साइड भी है. दिस इज समथिंग वी ऑलवेज कंसीडर. अगर इसमें किसी को दिक्कत आई, किसी का आंसर 8 से डिफरेंट था, प्लीज गो प्रैक्टिस. 4-5 ही रूल है दैट यू गाइस कैन इजीली डू, राइट. सुपर इजी. मैंने जानबूझ के ऐड करा था क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था. ओके, अगेन अ क्वेश्चन इन विच वी हैव टू डील विद न्यूट्रलाइजेशन. अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पता है ना, HCl वाला सेम. अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, 250 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH को ऐड करा है HCl में. उन्होंने पूछा है कि कितने अनरिएक्टेड बच गए. ये लिमिटिंग रिएजेंट से लेना देना है इसका, कितने बचे, दैट इज द क्वेश्चन नाउ. सो वो कैसे होगा, पहले चलो मोल्स निकाल लेते हैं. अब ये मिलीलीटर में है तो मेरे पास मिली मोल्स आएंगे. मिली मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे, 250 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से, यू विल गेट सम वैल्यू. ऐसे ही मिली मोल्स ऑफ HCl, तो वो कितने आ जाएंगे, 500 मोल्स, 500 मिलीमोल्स. अरे ये हाफ है इसका, सो ये कितना आ जाएगा, 125 मिलीमोल्स, 125 मिलीमोल्स. अब बचे कितने वो तो आपको पता चल जाएगा ऐसे ही, अनरिएक्टेड. 500 से माइनस कर दो 125 को, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 375 मिलीमोल्स. मिलीमोल्स, इतने मिलीमोल्स अनरिएक्टेड बच गए पीछे, है ना. यही तो क्वेश्चन है ना. आपने सपोज 10 थे आपके पास, टोटल आपके पास 10 थे HCl के, एंड 4 थे आपके पास NaOH के, तो पीछे कितने बचे, 6. वो 6 कैसे आया, वही चीज मैंने करी है. ये आंसर है मिलीमोल्स में. उन्होंने क्या पूछा है, अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स. सो अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद व्हाट, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये मिलीमोल्स है वैसे, तो मुझे इसको मोल्स में भी कन्वर्ट करना है, सिंपल मोल्स में. 1 मिली कितना होता है, दैट इज समथिंग यू शुड नो, प्लस 10⁻³ इंटू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई, जो एवोगैड्रो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो मोल्स को, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. सो ये जो नंबर आने वाला है दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो मुझे उन्होंने सिर्फ x की वैल्यू पूछी है, यहाँ पर उन्होंने 10⁻21 दे दिया है. सो वो कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है, आई एम गेटिंग द वैल्यू 226. ओके, सो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 226 इंटू 10⁻21. ओके, सो दिस इज द आंसर. सी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर देती हैं जो मैंने आपको नहीं बताई. सो माई टास्क इज नॉट टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, बट टू मेक इट ईजी बाई गिविंग यू ट्रिक्स. एंड ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं जो डिफिकल्ट हो जाएंगे, बट ये थोड़े डिफिकल्ट हैं जेई के लेवल से. समझ में आया. सो क्या क्वेश्चन था कि आपने NaOH लिया, HCl मिक्स करा, दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट थी. मिक्स करने के बाद HCl कितना बचा उसके मॉलिक्यूल्स बताने थे, तो मैंने पहले उनके मोल्स निकाले, फिर मैंने निकाला कितना HCl बचा, फिर मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. आई गॉट द आंसर. नेक्स्ट, methylation of 10 gram of benzene gave 9.2 gram of toluene. Calculate the percentage yield of toluene. अब ना ये 2-3 कंसेप्ट मिक्स हो गए हैं यहाँ पर. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी आ गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी रिएक्शन आ चुका है. रिएक्शन इज C6H6 की मिथाइलेशन करी है, सो यू आर गेटिंग C6H5CH3. इसको मैं खोल के इधर लिख दूं. सो रिएक्शन में क्या होता है, मिथाइलेशन जैसे भी करी हो उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है.
आपको पता होना चाहिए जिस रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है वो बन जाती है यहाँ पर टॉलीन, वो टॉलीन बन जाती है। ठीक है, अब टॉलीन का मोलर मास है 92 ग्राम पर मोल। बेंजीन का कितना रहता है 78 ग्राम पर मोल। अब जितनी अगर मैंने चाय के कप बनाने हैं 4 तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चीजें डालती हूँ। अब इधर भी 1 मोल, इधर भी 1 मोल, है ना, रिएक्शन आपका काम है, रिएक्शन लिख सकते हो आप। सो यहाँ पर अब क्या है, अगर मेरा 1 मोल यूज हो रहा है तो इस साइड 1 ही मोल बनेगा, है ना। उन्होंने मुझे क्या पूछा है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड निकालने का एक फॉर्मूला रहता है कि कितनी आपने सोची थी बट कितनी आपके पास बनी। आपने तो सोचा था अगर मैंने इसका 1 मोल लिया तो इधर 1 मोल ही बनेगा, बट जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा थोड़ी होता है। आपने अगर ऐसी कोई चीज बनाई है आपके पास कभी 100% प्रोडक्ट नहीं बनता है। सो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो बेंजीन के, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो टॉलीन के। सो सबसे पहले अगर मैं बेंजीन के निकाल रही हूँ, बेंजीन कितना है 10 ग्राम, तो 10/78। और अगर मैं निकाल रही हूँ टॉलीन के, सो वो कितना है 9.2 डिवाइडेड बाय 92 ग्राम। सो अब दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास कितने मोल्स आ रहे हैं, यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज। सो मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर तो मेरे पास आएगी, सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है 0.128 मोल, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है 0.1 मोल। आपने तो एक्सपेक्ट करा था कि मैंने 0.18 मोल डाले बेंजीन के, तो मेरे पास 0.1 मोल 128 ही आना चाहिए, बट आपके पास आ रहे हैं कम, 0.1 मोल आ रहे हैं, है ना। सो मैं अगर इसको डिवाइड करती हूँ, अगर मैं इस चीज को रखूं तो आई कैन इरेज दिस पार्ट। अब मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 78%। तो मैंने तो 100% एक्सपेक्ट करा था ना, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। आप लोगों ने एक्सपेक्ट करे थे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 95% आने चाहिए, उतने नहीं आते। सो मेरे पास 0. इसका कितना है 1, 0.2128,000। सो आपके पास आंसर कितना आया 78%। अब ये रहती है हमेशा परसेंटेज यील्ड, ये हमेशा 100 से कम होनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि आपका रिजल्ट 100% आ जाए, हमेशा कोई ना कोई कमी रह जाती है। ठीक है, ये नेचर में ऐसा ही है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके 100% मार्क्स है, कम हो सकते हैं, दैट हैपन्स। सो वही चीज यहाँ पर हुई है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। काफी इजी है परसेंटेज यील्ड निकालना। रूल क्या रहता है, जो आपका प्रोडक्ट है उसके मोल्स निकालो, जो रिएक्टेंट है उसके मोल्स निकालो, देखो वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, एंड देन यू जस्ट डिवाइड देम। एक्चुअल से आप डिवाइड कर दो थ्योरेटिकल। डन विद दिस पार्ट। तो इसका भी मैंने सोल्यूशन मेंशन कर रखा है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं और फिर मैंने थ्योरेटिकल निकाला एंड फिर परसेंटेज का निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.72 ग्राम पर लीटर। तो ये क्या है, मास ऑफ ग्लूकोज। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.72, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर। मोलैरिटी निकालनी है आपको ग्लूकोज की इन ब्लड, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, आई गेस एवरीबडी नोज। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। सबसे ज्यादा इजी चीज है ये, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। या इस फॉर्मूला में डाल सकते हो आप, जिसको नहीं पता, C6H12O6। 6 कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 16, एंड करके आपके पास आना चाहिए 180। ओके, सो ये मैं मोलर मास लिख रही हूँ। उन्होंने मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, काफी इजी क्वेश्चन है, कि मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, जिसको नहीं पता गो चेक इन योर बुक्स राइट नाउ। सबके पास लिखा होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, आई विल मेंशन हियर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मोलर मास तो ये रहता है। अब मास कितना गिवन है, दैट इज 0.72,
मोलर मास कितना गिवन है, दैट इज 180, एंड वॉल्यूम तो इजी है, 1 लीटर ही है, तो डजेंट मैटर, और 1000 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना क्योंकि लीटर में दे रखा है। कितना इजी क्वेश्चन है ना। सो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, आई एम गेटिंग द आंसर 5 into 10 raised to power. So I am getting the answer 5 into 10 raised to power minus 3 molar, and यहाँ पर सिर्फ आपको 5 मेंशन करना है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। ये सबसे इजी क्वेश्चन था आई गेस। ओके, जो भी गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उससे देखना है क्या पूछा है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के फॉर्मूला में क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है उसके अकॉर्डिंगली देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड देन पुट इन दी फॉर्मूला। डन। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा याद ज्यादा हो गया, हैवी हो गया ब्रेन के लिए, कोई बात नहीं, आई विल शेयर इट। ओके, मोलर मास लिख दिया, कंसेंट्रेशन लिख दी, मास ऑफ ग्लूकोज 0.9, डिवाइड कर दो 1/80 से। सो यही चीज मैंने करी। नाउ मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हिस्टामीन। अब हिस्टामीन का फॉर्मूला क्या रहता है, आई विल जस्ट शो यू द स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामीन। आपको नहीं याद रखनी है इसकी स्ट्रक्चर, हायर लेवल में भी नहीं आती, बट हाँ यू शुड मेमोराइज द फॉर्मूला, दैट इज C5H9N3। C5H9N3 का आपको क्या करना है, मास परसेंटेज निकालनी है, C5H9N3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज। अब ये जेई में क्वेश्चन इतना इजी कैसे आ गया, वो इसीलिए आया क्योंकि हिस्टामीन वाज द कैच। हिस्टामीन कहाँ पे यूज होता है ये सबको पता होना चाहिए। कोई एलर्जी वगैरह होती है ना, जिसको पॉलन एलर्जी होती है, जैसे थोड़ी मौसम आता है ना स्प्रिंग का, तो फूल जब ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के पास जाते हैं तो छींकें लग जाती हैं, हिस्टामीन वहाँ पे काम करता है, तो वहाँ पे उसके बारे में सर्च कर सकते हो। उसका फॉर्मूला ये है। अब इसका मोलर मास निकाल सकते हो। मोलर मास कैसे निकालोगे, 5 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है, प्लस 3 नाइट्रोजन है। सो 5 इंटू कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, नाइट्रोजन का कितना है दैट इज 14। सो मेरे पास 111 ग्राम पर मोल आ गया। उन्होंने पूछा है मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहता है, जिस कंपोनेंट का पूछा है उसका डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल तो मैंने निकाल लिया 111, और टोटल कितने नाइट्रोजन है 3 नाइट्रोजन, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, डिवाइड कर दो एंड यू आर गोइंग टू गेट सम आंसर। एंड वो आंसर क्या आता है, द आंसर इज 37.78%। तो इतनी परसेंट जो है दैट इज प्रेजेंट इन द हिस्टामीन, नाइट्रोजन की परसेंटेज। उसके लिए आपको हिस्टामीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई एम शोइंग यू द फॉर्मूला हियर एज वेल। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे 3 नाइट्रोजन हैं यहाँ पे, 1 2 3। ओके, बट ये 11th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी हाई हो जाता है, इसीलिए जे इज डिफिकल्ट। बार बार ये बोल रही हूँ आज की क्लास में मैं। ओके, दिस क्वेश्चन, द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, सबको पता है, बट ये एवरेज है क्योंकि इसके और भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। सो उसकी रेशियो है 35Cl37। आपसे पूछा है कितनी होगी, कितनी रेशियो होगी। सो सपोज मेरे पास है एक को मैंने ले लिया x, 35 वाले को मैंने ले लिया x, तो जो दूसरा है 37 वाला उसको मैं ले लेती हूँ, इसको मैं ले लेती हूँ x 35 वाले को, प्लस जो दूसरा है उसको 1 - x ले लेती हूँ 37, और टोटल ये किसके इक्वल है 35.5 ग्राम के। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एवरेज मास इतना है, और फॉर्मूला क्या रहता है एवरेज मास का, जाकर देखो, जितनी उनकी परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, मल्टीप्लाई बाय देयर एटॉमिक मासेस। ओके, तो जब मैं ये इस चीज को सॉल्व करती हूँ, सो मेरे पास क्या आता है 35x प्लस 37 माइनस 37x इक्वल टू 35.5 ग्राम। अब आप लोग तो मैथ के स्टूडेंट हो, आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, तो आई एम नॉट सॉल्विंग इट फॉर यू। तो x मेरे पास आ रहा है 0.75। ओके, ये मेरे पास x आ रहा है, तो 1 - x क्या आया मेरे पास, दैट इज 0.75।
0.25। x मतलब मेरे पास आ गया है 35। तो क्लोरीन का जो 35 आइसोटोप है दैट इज अगर 0.75 एंड जो 37 है दैट इज 0.25, तो रेशो कितनी हुई 3:1, है ना, 3:1। तो कौन सी है, दिस वन। फॉर्मूला क्या रहता है एवरेज एटॉमिक मास का, जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उनके एटॉमिक मासेस से, वो टोटल मास के इक्वल आ जाता है। तो मैंने जो परसेंटेज गिवन नहीं थी उसको मैंने x मान लिया, और मैंने जो 37 आइसोटोप था उसके लिए मैंने 1 - x ले लिया कि जो बचा वो इसका होगा। कैलकुलेशन करी एंड आई एम गेटिंग 3:1। तो ये कैलकुलेशन पार्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम जेई स्टूडेंट कि उनको पता होगा कैसे करना है, और यू कैन look at here as well, it's very easy, right? So ये सारे क्वेश्चंस चाहे डिफिकल्ट लग रहे हैं बच्चे प्लीज आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, एक्सक्यूज नहीं है इस चीज का। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या करना है इसमें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन, बाय मोल इन मीथेन बोला है। सो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, ये तो बहुत इजी है, CH4। टोटल आइटम कितने हैं 5। उन्होंने किस चीज का पूछा है, कार्बन का। उन्होंने पूछा है कार्बन की कितनी परसेंटेज है इसमें। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जिसका पूछा है 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 5, सो 100। 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन मोल, 1 मोल कार्बन प्रेजेंट है और 4 मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। टोटल कितने मोल प्रेजेंट हैं 5 मोल। तो 5 मैंने नीचे लिखा, उन्होंने परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसकी पूछी है, कार्बन की, वो मैंने ऊपर लिख दिया। सो मेरे पास कैंसिल हो गया, कितना आया 20%। 20%, कितना इजी क्वेश्चन था ये, देख भी सकते हो 20%, सुपर इजी। सो क्वेश्चन डिपेंड करता है, और ये तो आया भी 2019 में है, कोरोना काल से पहले, है ना। सो कई बार लक अच्छा होता है तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन काफी क्लीशे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है जैसे आपके बुक में बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाता है। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर सकते हो। जैसे पहले मुझे दिया है 18 ग्राम ऑफ NaOH को डिसॉल्व करा है 18 ग्राम ऑफ वाटर में। मोल फ्रैक्शन पूछी है आपसे, और आपसे पूछा मोलैलिटी कितनी है इसकी। सो पहले मुझे फॉर्मूला पता है इसकी मोल फ्रैक्शन का। सो जिसको नहीं पता, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जैसे मुझे निकालनी है NaOH की, उसको हम x से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू x Na ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल n। टोटल n मतलब NaOH में पानी डाला है तो दोनों के ऐड होंगे। सो पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालने हैं, निकाल लेते हैं। मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दे रखा है मुझे NaOH का, दैट इज 8। मोलर मास कितना है 40, सो दैट इज 1/5 एंड दैट इज 0.2। वाटर का क्या निकाल सकते हो, वेरी इजी, मास बाय मोलर मास 18/18, क्योंकि वाटर का मोलर मास जो है दैट इज 18 ग्राम। सो 18 को 18 से कैंसिल करो 1। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसकी, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। सो कैसे निकलेगी, यहां इस फॉर्मूला में डालना है x ऑफ NaOH इज, कितने नंबर ऑफ मोल्स है NaOH के 0.2, नीचे क्या आया 1 + 0.2। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 0. So I am getting 0.167. 0.167. This is the mole fraction. All right. अब मोल फ्रैक्शन का हम इरेज कर सकते हैं। समझ में आया क्या कर रहा है? ये मेरे पास फॉर्मूला है जो मैंने लिखवा दिया था अपनी क्लास के टाइम में, लास्ट सेशन में मोल कंसेप्ट में। वो मैंने फॉर्मूला उठाया और नीचे मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास, मास बाय मोलर मास, दोनों के निकालिए जो चीज़ें मिक्स करी हैं। नीचे टोटल मास, ऊपर जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसका मास उसके नंबर ऑफ मोल्स रख दिए। आई गॉट द आंसर। अब मुझे निकालनी है इनकी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है जल्दी से बताओ इन द कमेंट सेक्शन। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ
सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट कितना रहता है, अब मुझे वो कंसीडर करना है। एंड सुपर इजी, उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है 18 ग्राम, और इसके आपने नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले थे, इन केजी। उन्होंने केजी में आंसर पूछा है ना, सो केजी में लिखना है। अब मैंने नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले थे, 8/40 करके 0.2, 18 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, एंड आई एम गेटिंग 11.11 मोल पर केजी। दिस इज द आंसर आई एम गेटिंग। समझ में आया? बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। ओके, सो अब मैं ये क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इस क्वेश्चन की बात। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने क्वेश्चन को ऐसे लंबी वे में लिखा है क्योंकि ये रूल रहता है जब भी आप इक्वेशन लिखते हो यू हैव टू राइट इट डाउन इन फॉर्म ऑफ लेकिन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन क्या पूछा है, काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। आपको पूछा है कितना पानी बनेगा अगर मैं 440 ग्राम ऑफ ले रहा हूं इस चीज के, ये पूछा है अब, है ना। अब मेरे पास इसका टोटल का मास कितना रहता है, C757 8 110 O6। इसका मास कितना रहता है 890। इसका मास रहता है मेरे पास 890 ग्राम। तो पहले मैं 445 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, अब तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रट गया होगा सबको, दैट इज मास बाय मोलर मास। मास कितना है 445 डिवाइडेड बाय 890, तो ये तो डबल ही हुआ ना, तो 0.5 मोल। तो मुझे अब स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन यहाँ पे काम आ रही है। 2 मोल ने 110 मोल ऑफ वाटर बनाया है, 110 मोल ऑफ वाटर, इसीलिए मुझे मोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। अब अगर 2 मोल ने बनाया है 100, अच्छा लिख लेती हूँ, 2 मोल बना रहा है 110 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल कितने बनाएगा, 1 मोल बनाएगा 110/2, है ना। बट अब मुझसे पूछा है 0.5, मतलब 1 का भी आधा। सो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 110/4, 1/2 हो गया ना, सो 110/4। सो मेरे पास कितना आता है यहाँ पर 55/2। सो आई एम गेटिंग 55/2। समझ में आया? अगर 2 मोल से इतने वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो 1 से कितना बनेगा, हाफ ऑफ दैट, और आधे से कितना बनेगा 1/2 है, सो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, है ना। 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 4 हो गया, कैंसिल करा तो 55.2। सो अब मुझसे पूछा है मास, ये तो मुझे मोल दे दिए, अब मास निकाल सकते हो, N इज इक्वल टू M बाई मोलर मास। तो ये है 55.2, M मुझे पता नहीं, मोलर मास वाटर का है 18, सो मास कितना आया मेरे पास 18 इंटू 55/2, so I am getting 495 gram. So I am getting 495 gram. This is the answer I am getting. यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत थी, क्वेश्चन काफी ही इजी था। क्या करना था, मुझे एक इक्वेशन दे रखी थी, उन्होंने बोला अगर मैं इतना पानी दे दूं आपको, ग्राम दे दूं सपोज इस कंपाउंड के, कितना पानी बनेगा। फिर आप इक्वेशन से कंपेयर करोगे, यहाँ पर तो मोल्स की टर्म में दे रखा है, तो मुझे इसको मोल्स की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर 2 मोल से 110 बन रहे हैं तो 1 मोल से कितना बनेगा, और हाफ मोल ही निकला तो हाफ मोल से तो उससे भी कम हो जाएगा। दैट इज हाउ आई डिड इट, एंड ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो ऐसे करते हैं, आई एम गोना शो यू हियर एज वेल, इसमें और भी इजी वे में आपको लगेगा कि मोल्स निकालिए 0.5, बैलेंस्ड इक्वेशन से हमने इतना निकाला, और 495 इज द आंसर वी आर गेटिंग। ओके, now next question, the ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular mixture is 1:4. The ratio of number of their molecule is, और ये 2014 में क्वेश्चन आ रखा है। सो क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स की लूं, रेशियो ऑफ दिस, ओके। अब इसका मतलब क्या है,
mass of oxygen divided by molar mass of oxygen multiply by mass of nitrogen molar mass of नाइट्रोजन, है ना। रेशो ऑफ मासेस दे रखी है, रेशो कितनी है 1:4, 1:4। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, दैट इज 32। इसका कितना है नाइट्रोजन का, दैट इज 28। सो मुझे एक रेशो आनी चाहिए मेरे पास यहाँ से। सो क्या व्हाट आई एम गेटिंग दिस 7/32। कितना इजी था ये, दिस वाज सुपर इजी। अभी मैंने स्टार्ट ही करा था, ठीक है। क्या करा, मैंने नंबर ऑफ मोल्स की रेशो ली, वैल्यूज डाली, उन्होंने ऑलरेडी बोला कि 1:4 इनकी दे रखी है, तो मास मैंने 1 इधर डाला 4 इधर डाला, तो मैं आगे ले आई। और एम ऑफ नाइट्रोजन इज 28, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, कैंसिल करा, 7/32 इज द रेशियो आई एम गेटिंग। सुपर इजी, बस अपने दिमाग के कपाट खुले रखने हैं, ठीक है। यू हैव टू कीप योर आईज ब्रेन open, be physically and mentally present in a moment, you will understand everything I'm teaching. Okay, so ये मैंने यहाँ पर mention भी करा है, it is very easy to memorize all these things. And अब आती है next question की बात, how many moles of magnesium phosphate contains 0.25 moles of oxygen atom? अब यहाँ पे मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, कैसे पता चलता है फॉर्मूला, Mg2 पॉजिटिव PO4 3 नेगेटिव, सो उसको नीचे लिखो 2 3 क्रिस क्रॉस। सो मेरे पास क्या आया Mg3 PO4 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, क्वाइट डिफिकल्ट वन। सो उन्होंने पूछा है कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा कितने मोल ऑफ मैग्नीशियम में इतने ऑक्सीजन होंगे, है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो चलो ट्राई करो, समझो कि क्या करना है। ओके, सो अगर मैं इस फॉर्मूला को देखती हूँ तो मेरे पास क्या पता चल रहा है, 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं। सो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, है ना। 8 एटम अगर प्रेजेंट है 1 मोल में, तो 0.25 मोल कितने में प्रेजेंट होंगे, कितने में प्रेजेंट होंगे, ये है फिर से यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब यहाँ पर क्या करना है, 1 डजन में अगर 12 बनाना है तो 5 डजन में कितने होंगे, सेम क्वेश्चन है। सो क्या आंसर आएगा, 1/XYZ, 1/8 इंटू 0.25, दिस इज द आंसर यू आर गेटिंग। कितना आता है डिवाइड करने के बाद, 3.125 into 10⁻⁻2 oxygen atom. This is the answer you are getting by solving this question. कैसे करते हैं, पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता हो, दिस इज द ट्रिकी मेथड, और इसे हम क्रिस क्रॉस मेथड भी कह देते हैं। फिर आप देखो कि इसके 1 मोल में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 8। सो यहाँ पर 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, अगर 1 मोल में, तो 0.25 कितने में प्रेजेंट होंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड। ओके, सो ये जो सारे क्वेश्चंस हम करे हैं ना आज, तो ये इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस थे, बट अगर आपको थोड़ा सा समझ आया हो ना, हमने मोस्टली क्वेश्चंस करे हैं मोल कंसेप्ट पे बेस्ड। और कौन सा फॉर्मूला, कैन एनीबडी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन के कौन सा फॉर्मूला बार बार यूज हुआ है, द फॉर्मूला N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला इतनी बार यूज हो चुका है कि डन विद दिस, और ये अभी भूलेगा भी नहीं। जो बच्चे मेरा सेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहे हैं ना, उनको ये फॉर्मूला रट क्या होगा, एंड हमें आइडिया भी हो रहा है कि क्या लेवल है जेई के क्वेश्चंस का फ्रॉम 2004 टिल 2021, है ना। सारे सेशन के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। कोई डाउट आता है या आपको पीपीटी चाहिए, डीपीपीज चाहिए, ऑल आर गेटिंग शेयर्ड इन अ टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट आता है ना, डोंट वरी,
कुछ बच्चों के सर के ऊपर से गया होगा, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, वो होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बट थोड़ी पेशेंस रखनी है हमें, एंड हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही या आप लोग नहीं अच्छे से पढ़ रहे, इट्स जस्ट टॉपिक ऐसा है। एंड जेई एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, कंसंट्रेशन चाहिए। LLB रूल मेरा याद रखना है, ठीक है। और आगे के चैप्टर अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एन आइटम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे इस चैप्टर से पक चुके थे उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड इट। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड कॉमेंट करके बताना कैसा लगा। दैट्स ऑल, बाय बाय।